Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो पराक्रम सीरीज के इस वीडियो में मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से दो टॉपिक चूज कर रहा हूं और इन दोनों टॉपिक के ऊपर हम लोग कुछ शानदार न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। एक है हम लोग अगर एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई होता है, और दूसरा टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये दोनों टॉपिक नीट के ओरिएंटेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग अपना जर्नी कर रहे हैं स्टार्ट। तो न्यूमेरिकल्स में जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बार फॉर्मूला डिस्कशन कर लेता हूं ताकि तुम लोग हर एक न्यूमेरिकल को प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर सको, प्रॉपर तरीके से विजुअलाइजेशन कर सको, क्योंकि नीट एग्जाम अभी सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, उसमें तुम्हें कंसेप्ट भी अप्लाई करना होगा। देखो, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इस टॉपिक को जाने से पहले मैं एक बार ये टॉपिक डिस्कस कर लेता हूं कि करंट कैरिंग कॉइल का आखिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है क्या। सिंपल मान लो ये कॉइल में आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है और इसका एरिया है a। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है NIA, इन तीनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, RHT, मतलब राइट हैंड थंब रूल। कैसे सर, करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसको हाथ घुमाओ, कौन सा राइट हैंड, ये हाथ घुमाओ, ये चारों उंगली घुमाओ, थंब तुम्हें देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये आ रहा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोर्ड के परपेंडिकुलर। अगर मैं बोर्ड के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस ले रहा हूं तो ये मैं लिखूंगा NIA K कैप, क्योंकि K कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो ये मैं हाथ घुमा रहा हूं, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट, तो ये है एक मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल, यह साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन पे। तो करंट कैरिंग कॉइल, ये करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क अप्लाई होता है। ये तो डेरिवेशन क्लास 12 में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम लोग जानते हैं, लेकिन नीट के पर्सपेक्टिव से हमें सिर्फ फॉर्मूला याद करना पड़ता है। बिना साइन थीटा, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, आई क्या है करंट, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न, ए क्या है एरिया, और यह साइन थीटा। थीटा क्या है, देखो साइन थीटा क्या है। सबसे पहला चीज मैं NIA मतलब NIA को रिप्लेस कर सकता हूं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से, MB साइन थीटा। तो टॉर्क का एक फॉर्मूला हुआ बिना साइन थीटा, दूसरा फॉर्मूला हुआ MB साइन थीटा। सर M क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और ये थीटा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, कुछ बुक में एरिया वेक्टर भी बोलते हैं। तो टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला है बिना साइन थीटा या MB साइन थीटा। थीटा को तुम ऐसे याद रखो कि थीटा एंगल है दोनों वेक्टर के बीच में, एक वेक्टर है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड। इसका डायरेक्शन कैसे निकाले, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है हाथ घुमा दो। तो मैंने ये आर्बिट्ररी फिगर लिया है जिसमें थीटा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसका वेक्टर फॉर्म, क्योंकि ये साइन थीटा कब आता है, जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो टॉर्क है दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट M क्रॉस B, ठीक है। अच्छा, अब स्पेशल केस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक केस में बोल देता है मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन में है, दूसरा कॉइल के साथ परपेंडिकुलर। देखो, फर्स्ट चीज है मैग्नेटिक फील्ड इज इन प्लेन ऑफ कॉइल। तो इसमें कैसे थीटा 90, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल, थीटा क्या है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्ट केस में ये समझो कि जब मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ कॉइल में है, दोनों वेक्टर कैसे परपेंडिकुलर है। तो ये रहा मान लो आई अमाउंट ऑफ करंट, मान लो एक कॉइल है, ठीक है, जितना भी जो भी शेप का है, और इसमें करंट फ्लो है क्लॉकवाइज सेंस में, और मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारा लेफ्ट टू राइट, और ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो बोर्ड के प्लेन में ही है, और ये रहा कॉइल, तो मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ कॉइल में ही है, मतलब ये जो कॉइल है उसके प्लेन के पैरेलल। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोला है, जिस डायरेक्शन में करंट घूम रहा है जस्ट ये चार उंगली घुमा दो, तो ये थंब आ रहा है इनवर्ड, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ रहा है बोर्ड के अंदर। तो ये हुआ एक मैग्नेटिक डाइपोल बोर्ड के अंदर, और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन में है, मतलब प्लेन ऑफ कॉइल का जो प्लेन है उसके साथ पैरेलल है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड इज प्लेन ऑफ कॉइल। तो मेरे वर्ड के ऊपर और एक बार फोकस करो, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन में है लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के साथ परपेंडिकुलर है। तो ये रहा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन में है लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के साथ परपेंडिकुलर है, तो ये रहा 390। और इस केस में टॉर्क का वैल्यू आता है मैक्सिमम MB, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 और इसमें भी साइन 91, तो B ना, ठीक। अच्छा, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल, उस केस में थीटा 0। देखो उल्टा है, जब मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ कॉइल के साथ पैरेलल है उस केस में 90, और जब परपेंडिकुलर है तब थीटा 0। मैं इसको एनालाइज करूं, मान लो
मान लो ये है प्लेन, ठीक है। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। मैं राइट साइड से देख रहा हूं, करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। अब ये करंट फ्लो है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में और मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ठीक है। मेरा पेन इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सर कैसे निकाले डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, हाथ घुमा दो तो ये आ रहा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ध्यान से देखो, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये देखो मैंने हाथ घुमाया एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो ये आ रहा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये दोनों वेक्टर क्या है? पैरेलल। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड और ये रहा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो दोनों वेक्टर क्या है? पैरेलल। तो उस केस में थीटा 0 और टॉर्क का वैल्यू क्या आएगा? 0, क्योंकि साइन 0 होता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन में है, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर एम और बी, तो थीटा 90, टॉर्क मैक्सिमम। जब मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ कॉइल से परपेंडिकुलर है, उस केस में दोनों वेक्टर पैरेलल है, तो टॉर्क का वैल्यू आता है 0। तो इसको कॉपी करो। नेक्स्ट हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हिट कर लेते हैं। तो गैल्वेनोमीटर तो तुम लोगों ने देखा ही है। गैल्वेनोमीटर का फंक्शन क्या है? गैल्वेनोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर सर्किट में बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट डिटेक्ट करता है, लाइक वो मिली एम्पियर रेंज में करंट डिटेक्ट करता है। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? गैल्वेनोमीटर तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, मैं दिखा रहा हूं। देखो गैल्वेनोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर अंदर क्या है? बाहर तो तुम्हें दिख रहा है कि करंट फ्लो हो रहा है, पॉइंटर का डिफ्लेक्शन हो रहा है। गैल्वेनोमीटर अंदर क्या है? देखो गैल्वेनोमीटर अंदर एक करंट कैरिंग कॉइल है और जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखे। तुमने बाहर से करंट भेजा तो कॉइल के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। अब वो कॉइल क्या है? मैग्नेटिक फील्ड में है, हॉर्सशू मैग्नेट। तो वो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से कॉइल के ऊपर टॉर्क अप्लाई होता है। ये कॉइल घूमता है और कॉइल के साथ एक पॉइंटर जुड़ा हुआ है। तो तुमने बाहर से करंट भेजा, कॉइल के ऊपर टॉर्क अप्लाई हुआ क्योंकि कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, और वो कॉइल के साथ एक पॉइंटर कनेक्ट होने की वजह से कॉइल घूम रहा है और पॉइंटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो ये है बेसिक प्रिंसिपल। तो देखो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का स्पेशल फीचर ये है कि इसमें जब करंट के वजह से जब वो कॉइल घूमेगा ना, तो ये थीटा 90 है, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल हमेशा 90 होता है जब वो कॉइल घूम रहा है तब भी। ये स्पेशल फीचर है इसका कि करंट फ्लो होने के वजह से इसके ऊपर जो टॉर्क अप्लाई होता है वो हमेशा मैक्सिमम होता है बिना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये इसका स्पेशल फीचर है कि हमेशा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलो या एरिया वेक्टर बोलो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल हमेशा 90 होता है। या कोई डायग्राम में ऐसा होता है कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90। तो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है हमेशा मैक्सिमम बिना। तो देखो अगर कॉइल घूम रहा है तो कॉइल के साथ कनेक्टेड है एक हेयर स्प्रिंग। स्प्रिंग का फंक्शन क्या है? स्प्रिंग का फंक्शन है कॉइल को फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लेकर आना। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बिना के वजह से कॉइल घुमा, स्प्रिंग क्या हुआ? स्प्रिंग भी रोटेट हुआ। स्प्रिंग के वजह से क्या डेवलप होगा? रेस्टोरिंग टॉर्क। तो करंट के वजह से डेवलप हुआ मैक्सिमम टॉर्क, इसके वजह से कॉइल घुमा, स्प्रिंग भी मुड़ा और स्प्रिंग के वजह से डेवलप हुआ तुम्हारा रेस्टोरिंग टॉर्क। और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या हो रहा है? ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रेस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है? एक दूसरे के इक्वल। तो ये रेस्टोरिंग टॉर्क क्या है? के क्या है? के है तुम्हारा स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट या टॉर्शन कांस्टेंट, और अल्फा मतलब वो कितना एंगल घुमा। तो अल्फा क्या है? एंगुलर डिफ्लेक्शन। और इक्विलिब्रियम पे ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और ये रेस्टोरिंग टॉर्क एक दूसरे में क्या होता है? इक्वल। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे फिगर ऑफ मेरिट और करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। नेक्स्ट देखो ये तीन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर ऑफ मेरिट, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। बहुत सारे स्टूडेंट इसको समझ नहीं पाते हैं कि क्या है फिगर ऑफ मेरिट। देखो फॉर्मूला है, मैंने एफ से डिनोट किया है, कुछ बुक पे जी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला है आई बाई अल्फा। आई क्या है? करंट, और जी क्या? अल्फा क्या है? डिफ्लेक्शन। कंसेप्ट क्या है? अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन स्केल डिवीजन। मान लो गैल्वेनोमीटर में टोटल 30 डिवीजन है, तो तुम्हें 1 डिवीजन का डिफ्लेक्शन चाहिए, तो मिनिमम कितना अमाउंट ऑफ करंट भेजना होगा, वो है फिगर ऑफ मेरिट। अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन स्केल डिवीजन। तो देखो इसका यूनिट जो होता है, इसका यूनिट होता है, मान लो इसका यूनिट 0.005, ये होता है एम्पियर। ठीक है, ये देखो एम्पियर और ये रहा डिवीजन। ठीक है, ये कंसेप्ट है, देखो इसको समझो, ये है इसका यूनिट। एक प्रॉब्लम है, शायद वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, तो ये देखो ये है फिगर ऑफ मेरिट। तो मतलब
अगर तुम्हें 1 डिवीजन का डिफ्लेक्शन चाहिए तो तुम्हें 0.005 एम्पियर करंट भेजना, मतलब तुम्हें 5 मिली एम्पियर करंट भेजना होगा। तो ये है फिगर ऑफ मेरिट, मिनिमम कितना अमाउंट ऑफ करंट हम लोग भेजे ताकि मुझे 1 डिवीजन का डिफ्लेक्शन नजर में आए। तो इसका यूनिट है 0.005 एम्पियर पर डिवीजन। करंट सेंसिटिविटी और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करंट सेंसिटिविटी फॉर्मूला है अल्फा बाई आई। इस इक्वेशन से तुम लिख सकते हो अल्फा बाई आई क्या है, अल्फा बाई आई है एन बी ए बाई के। इसका कंसेप्ट ये है कि मान लो तुमने गैल्वेनोमीटर में 1 यूनिट करंट सेंड किया है। अब वो 1 नॉर्मली गैल्वेनोमीटर क्या है, मिली एम्पियर में करंट मेजर करता है, तो तुमने 1 मिली एम्पियर का करंट भेजा है। डेफिनेशन मैंने 1 यूनिट लिखा है। मान लो तुमने 1 मिली एम्पियर करंट भेजा है तो गैल्वेनोमीटर में कितना डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, वो है करंट सेंसिटिविटी। डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। फिगर ऑफ मेरिट के साथ इसका क्या डिफरेंस है? फिगर ऑफ मेरिट क्या है? फिगर ऑफ मेरिट है तुम्हें 1 डिवीजन डिफ्लेक्शन चाहिए, उसके लिए तुम्हें मिनिमम कितना अमाउंट ऑफ करंट भेजना पड़ रहा है। लेकिन करंट सेंसिटिविटी ये है तुमने बाहर से 1 यूनिट करंट मतलब 1 मिली एम्पियर करंट भेजा है, गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, वो है करंट सेंसिटिविटी। और करंट सेंसिटिविटी देखो 3 चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया। अगर तुमने ये तीनों को बढ़ा दिया तो करंट सेंसिटिविटी बहुत हाई हो जाएगा। मतलब तुमने 1 मिली एम्पियर का करंट भेजा है, गैल्वेनोमीटर बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा और ये हाईली सेंसिटिव हो जाएगा। और ये करंट सेंसिटिविटी टॉर्शन कांस्टेंट व स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बढ़ाओगे ये घटेगा, ठीक। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है? सेम कंसेप्ट है। तुमने 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, तो गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट, पीडी का है पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो तुमने अप्लाई किया है 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस या 1 मिली वोल्ट, अच्छा चलो 1 वोल्ट लेता है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, गैल्वेनोमीटर में कितना डिवीजन मतलब कितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, वो है वोल्टेज सेंसिटिविटी। फॉर्मूला क्या है? अल्फा बाई वी। तो V क्या है? आई आर। आर क्या है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो देखो अल्फा बाई आई क्या है? अल्फा बाई आई, अल्फा बाई आई क्या है? एन बी ए बाई के और नीचे रहा आर। तो मैं वोल्टेज सेंसिटिव देखो, इस टर्म को देखो, ठीक है, इस टर्म को ध्यान से देखो, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूं अल्फा बाई वी, वी क्या है? आई आर, और अल्फा बाई आई क्या है? एन बी ए बाई के इंटू आर। तो देखो वी जी मैं लिख रहा हूं, और ये जो टर्म हुआ अल्फा बाई आई, ये क्या है? करंट सेंसिटिविटी, और नीचे क्या है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो देखो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी बीच में ये वाला रिलेशन याद रखना। सर कैसे याद रखेंगे? जैसे ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू आई आर, लेकिन इसमें होगा I इक्वल टू वी आर, ठीक है। तो ये हुआ आई जी और ये हुआ वी जी, और साथ में मैं अगर R को लिख रहा हूं गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, तो ये हुआ G। तो ये कंसेप्ट है, ये बहुत प्यारा कंसेप्ट है कि करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू वोल्टेज सेंसिटिविटी इनटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। अच्छा, सबसे मैं चीज कर देता हूं, ये R को मैं G से रिप्लेस कर देता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये रहा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ठीक है, देख लो, ठीक है, मैं चेंज कर दिया। तो अल्फा बाई भी, ये हुआ V इक्वल टू आई जी। अच्छा, तो I क्या है? करंट, और ये रहा G, अल्फा बाई आई क्या है? एन बी ए बाई के इंटू जी, वी जी इक्वल टू अल्फा बाई आई करंट सेंसिटिविटी बाई गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। तो ये कंसेप्ट है V इक्वल टू आई आर, ये हुआ करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू वोल्टेज सेंसिटिविटी इनटू गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। बहुत प्यारा कंसेप्ट है, ठीक है। तो चलते हैं हमारे न्यूमेरिकल पार्ट में। तो ये रहा आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मूला तुम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। For a moving coil galvanometer, the deflection in the coil is 0.05 radian when a current of 10 milliampere is passed through it. So if next line है, if torsional constant of suspension wire is 4 into 10 to the power minus 5 Newton meter per minute, ये क्या है? K. The magnetic field is 0.01 Tesla and the number of turns in the coil is 200. Area of each turn in centimeter square. ध्यान में, ठीक है। और ऑप्शन क्या है? 2, 1, 1.5, 0.5। फॉर्मूला अप्लाई करो, इसका आंसर निकालो। इसके लिए मैं तुम्हें 10 सेकंड टाइम दो, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 9 10। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो देखो सिंपल क्या है फॉर्मूला, इसमें अप्लाई होगा बीना इक्वल टू के अल्फा। हम लोग जानते हैं बीना इक्वल टू ये हुआ तुम्हारा के अल्फा। क्या निकालने को बोला है? एरिया। तो ये हुआ के अल्फा डिवाइड बाई ये हुआ एन, और ये हुआ आई, और ये हुआ बी ना। के अल्फा इक्वल टू बी ना। के का वैल्यू क्या है? टॉर्शनल कांस्टेंट, ये 4 into 10 to the power of minus 5, 4 into 10 to the power of minus 5। ये अल्फा का वैल्यू कितना है? अल्फा डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन है 0.05 रेडियन, 0.05 रेडियन। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? नंबर ऑफ टर्न्स है तुम्हारा, नंबर ऑफ टर्न्स है 200। ये है नंबर ऑफ टर्न्स 200।
अच्छा आई कितना है 10 मिली एम्पियर, तो 10 इंटू 10⁻³ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड है 0.01। अच्छा याद रखना कि सेंटीमीटर स्क्वायर पूछा है, ये पॉइंट उड़ा सकते हो। अच्छा तो नीचे आया कितना, ये हुआ 4 इंटू 5 20, और ये हुआ 10⁻⁻5। अच्छा ये हुआ 2 और नीचे हुआ 1 2 3 और -3 तो उड़ा, ठीक है। तो ये मैं नीचे कुछ नहीं लिखूंगा, 1 2 3 3 - 3 उड़ा। अच्छा ये काटोगे तो ये कितना आया, 2 इंटू 20 आया 10, तो 10 इंटू 10⁻⁻5 ये आ रहा है 1 -5, तो ये -4 ये आ रहा है मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे मल्टीप्लाई होता है, 10⁴, तो ये आया और ये आया तुम्हारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो जो हलवा प्रॉब्लम था, और मैं तुम्हें बोलूं ये क्वेश्चन आया है जेई मेंस में, तब सर बोलोगे सर ये जेई मेंस में आया, हाँ जेई मेंस में कुछ इजी क्वेश्चन भी आता है जो नीट में तुम्हें दिख सकता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लाया है तुम लोगों के लिए। अब बोलोगे तो हलवा सवाल है ये तुम्हें कैसे आएगा, ठीक है आ सकता है, ठीक है कॉपी कर लो। तो ये है आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बेस्ड है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर, और ये है नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो ए कॉइल इन द शेप ऑफ एन इक्वेटोरियल ट्रायंगल ऑफ साइड एल is suspended between the pole pieces of an permanent magnet such that magnetic field in plane of coil। तो ये फर्स्ट है तो लंबा है, मतलब एक करंट कैरिंग कॉइल, इसका शेप है इक्वेटोरियल ट्रायंगल और उसका हर एक साइड का लेंथ है एल, और उसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है ताकि मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ कॉइल में है। मतलब इसका मतलब हुआ कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या हुआ 90। देखो हर वक्त तुम डायग्राम ड्रॉ करने जाओगे टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि नीट में तो टाइम नहीं कि तुम डायग्राम ड्रॉ करो एंगल एनालाइज करो, बोल दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड ये प्लेन में है, तो इसका मतलब हुआ कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है 90। ये तुम्हें समझना होगा, तुम्हें डायग्राम ड्रॉ करने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास। अब क्या करें, इफ ड्यू टू ए करंट आई if the in the triangle a torque tau acts on it the side of the triangle। तो क्वेश्चन में ये दोनों वेक्टर लाए, क्वेश्चन को टाफ किया बस और कुछ नहीं है, ठीक है। अब करंट आई फ्लो हो रहा है, उसके ऊपर कॉइल के ऊपर टॉर्क अप्लाई हो रहा है, तो साइड एल पूछा है 2/√3 टाउ बाई बी आई, 2 हुआ और ये रूट के अंदर टाउ बाई √3 बी आई, और ये हुआ 2/√3 और ये हुआ रूट के अंदर टाउ बाई बी आई, लास्ट ऑप्शन है 1/√3 टाउ बाई बी आई। तो क्वेश्चन को विद इन 10 सेकेंड तुम सॉल्व कर सकते हो अगर तुम्हारे पास स्पीड, एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस है, तो क्वेश्चन एकदम हलवा सवाल है। तो ट्राई कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नहीं गलत, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो देखो सिंपल क्वेश्चन में बोल दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ कॉइल में है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 90, कौन कौन सा वेक्टर, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला है बीना, और ये हुआ साइन 90। नंबर ऑफ टर्न्स इसमें नहीं गिवन है, तो नंबर ऑफ टर्न्स को मैं लूंगा A1, तो ये हुआ बी आई, और इन का वैल्यू 1 लिया, इन गायब, ए का छोड़ दो, साइन 90 क्या है, साइन 90 1 है। अब टाउ इक्वल टू बी आई। इक्वेटोरियल ट्रायंगल के एरिया कितना होता है, अगर साइड एल है तो क्लास 10 तो पास किए ही होगे, ये होता है √, याद रखना √3/4, और ये हुआ एल स्क्वायर। क्या चाहिए एल, तो सबको उधर भेजो, ये हुआ तुम्हारा 4 इंटू टाउ डिवाइड बाई √3 बी आई इक्वल टू ये हुआ एल स्क्वायर। तो ये एल क्या हुआ 4 का √2, और ये हुआ टाउ बाई √3 बी आई टू द पावर ऑफ हाफ, और इसके साथ ऑप्शन बी हंसते हंसते मैच हो रहा है, ठीक है। तो चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है जेईई मेंस अप्रैल 2019 का क्वेश्चन, एकदम ही आसान है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। देखो ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज ए कॉइल विथ 175 टर्न्स एंड एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट कन्वर्शन के ऊपर थोड़ा ध्यान देना। इट यूजेस a torsion band of torsion constant 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर पर रेडियन, मतलब के बोल दिया है। कॉइल इज सस्पेंड इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी पैरेलल टू इट्स प्लेन, मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है 90। ऑलवेज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे एंगल क्या होता है 90 बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया है, नथिंग एल्स। द कॉइल डिफ्लेक्ट्स बाय 1 डिग्री फॉर ए करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर। यूनिट कन्वर्शन ध्यान रखना। द वैल्यू ऑफ बी इन टेस्ला इन अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻4, 10⁻², 10⁻1, 10⁻3। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर निकालो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका ऑप्शन नंबर बी। तो बस कुछ नहीं करना है, बी ना।
क्या होता है बी ना इक्वल टू ये हुआ के अल्फा, क्या चाहिए बी, तो ये हुआ के अल्फा डिवाइड बाई आई एन ए, के का वैल्यू क्या है टॉर्शन कांस्टेंट 10 टू द पावर ऑफ -6। अच्छा ये अगर तुमने अच्छा बोला है कितना कहां पर गया कॉइल डिफ्लेक्स बाय 1 डिग्री, अगर तुमने ये अल्फा की जगह पर 1 डिग्री पुट कर दिया तो खेला खत्म, क्योंकि ये गिवन है, देखो ये टॉर्शन कांस्टेंट गिवन है रेडियन पे, तो तुम्हें 1 डिग्री को कन्वर्ट करना होगा रेडियन पे, ठीक। तो क्या है 180 डिग्री, ये हम लोग जानते हैं पाई रेडियन, तो 1 डिग्री ये होता है पाई बाई 180, इसको थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। अगर तुमने अल्फा इक्वल टू 1 डिग्री पुट कर तो खेला खत्म। तो ये अल्फा का वैल्यू कितना हुआ, ये मैं लिख रहा हूँ पाई और नीचे लिख रहा हूँ 180। करंट का वैल्यू कितना है 1 मिली एम्पियर, तो ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ -3। इन का वैल्यू कितना है 175। अच्छा ए का वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10 टू द पावर ऑफ -4। सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर लाने में 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो के का वैल्यू -6, अल्फा का वैल्यू है 1 डिग्री होता है पाई बाय 1 रेडियन। इन का वैल्यू मैंने पुट कर दिया है 175, करंट है 1 मिली एम्पियर और 10 टू द पावर -3, एरिया का वैल्यू है 10 टू द पावर -4। अब क्या कटेगा, ये हुआ तुम्हारा पाई, ये हुआ पाई इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाई ये हुआ 175 इंटू ये हुआ 18, और ये हुआ कितना ये हुआ कितना 1, अच्छा -4 -3 कितना हो रहा है -7, -7 प्लस 1 ये हो रहा है -6। एक बार चेक कर लेते हैं ना 175 18 -4 -3 -7 -7 प्लस 1 -6, ये और ये कटा और ये हुआ पाई डिवाइड बाई 175 और ये हुआ 18। इसको तो तुम्हें सॉल्व करना होगा। अच्छा पाई का वैल्यू अगर मैं अप्रोक्सीमेटली 3 भी ले रहा हूं तो ये हुआ 175 और ये हुआ 18, ये काटोगे 6 और ये हुआ 6 इंटू 175। इसको मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सीरीज एक्चुअली नीट में कैलकुलेटर है भी नहीं, तो ये 1 बाई कितना हो रहा है 1 डिवाइड बाई 6 इंटू 175, ये तुम्हारा हो रहा है 0.00095 समथिंग, 0.000 और ये हुआ 95। तो मैं पॉइंट को कितना घर लेके जा सकता हूँ 1 2 3 4 ना, तो देखो आगे भी है 95 2 3, तो अगर मैं पॉइंट को कितना घर लाइट में लेके जा रहा हूँ 1 2 3 4, तो ये मैं 9.52 अरे 523 ना 9.523 इंटू 10 टू द पावर -4, चेक करो 1 2 3 4 9.5, तो ये अप्रोक्सीमेटली है 10 टू द पावर -4। और इसके साथ कहा गया अरे मैं तो इधर, हाँ इधर ऑप्शन ए मैच कर रहा है ना, ऑप्शन ये ऑप्शन 10 टू द पावर -3 वो चेक कर रहा, रुको 10 टू द पावर -3 कैसा है, रुको देखते हैं। इसका तो ऑप्शन 10 टू द पावर -3, अच्छा 1/6 इंटू 1 से एक बार फिर चेक कर रहे हैं, इसका वैल्यू कितना 1 डिवाइड बाई 6 इंटू 175, 0.0009523, हाँ ठीक है। तो मैं पॉइंट को लेके जा रहा हूँ कितना 1 2 3 4, तो 9.523 और ठीक है तो 1 2 3 4, तो ये रहा। अच्छा अच्छा ये तो मैंने गलती किया, ठीक ये मैंने गलती किया 9 अच्छा ये तो मैंने गलती किया। अच्छा 9.5 को क्या लिख सकते हैं, ये मैं लिख सकता हूँ 10 और ये 10 टू द पावर ऑफ -4, तो ये आ रहा है 10 टू द पावर ऑफ -3, तो ये ऑप्शन डी है, ठीक है। तो ये था करेक्ट, चलते हैं आगे। तो ये रहा करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिव ऊपर एक शानदार सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया है नीट 2018 में। सबसे पहले ये बोलो कि करंट सेंसिटिव है क्या। करंट सेंसिटिव ये है, मान लो तुमने गैल्वेनोमीटर में 1 मिली एम्पियर करंट भेजा है, वो कितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, वो है करंट सेंसिटिविटी। और क्वेश्चन में ये है कि करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, मतलब तुमने 1 मिली एम्पियर करंट भेजा है तो गैल्वेनोमीटर में 5 डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब 5 डिवीजन वो डिफ्लेक्ट हुआ है, 5 डिवीजन वो डिफ्लेक्ट हुआ। मान लो टोटल डिवीजन 50, तो तुमने 1 मिली एम्पियर करंट भेजा है, वो 5 डिवीजन डिफ्लेक्ट हुआ है। और वोल्टेज सेंसिटिविटी है 20 डिवीजन पर वोल्ट, मतलब तुमने 1 वोल्ट अप्लाई किया है गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, तो गैल्वेनोमीटर 20 डिवीजन डिफ्लेक्ट हुआ है। तुमने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, वो कितना डिफ्लेक्शन शो किया है, तो 1 वोल्ट तुमने अप्लाई किया है, गैल्वेनोमीटर 20 जो डिवीजन है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 40 ओम, 500 ओम, 250 ओम और 25 ओम। देखो फॉर्मूला सर क्या है, फॉर्मूला मैंने बोला था ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू आई आर, उसका उल्टा होगा I इक्वल टू वी आर, ठीक।
I इक्वल टू वी आर, तो ये रहा करंट सेंसिटिविटी और ये रहा वोल्टेज सेंसिटिविटी और ये रहा गैल्वेनोमेट्रिक रेजिस्टेंस। ओम्स का उल्टा होता है, याद है ना तरीका, V इक्वल टू आई आर, इसमें क्या होगा I इक्वल टू वी आर। तो इसमें गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस क्या है G और ये रहा IG और ये रहा तुम्हारा VG। तो IG क्या है 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, ये हुआ 5 डिवीजन और नीचे में मैं लिख रहा हूं मिली एम्पियर, ये ध्यान से, ठीक। और ये क्या है वोल्टेज से 20 डिवीजन पर वोल्ट ना, ये हुआ पर वोल्ट। तो इसको कन्वर्ट करो, ये हुआ 5, 1 मिली एम्पियर मींस 10 टू द पावर -3 एम्पियर और नीचे हुआ 20, ये तो वोल्ट को वोल्ट ही है, तो ये ठीक है, ये तो ठीक है। तो ये हुआ 5 इंटू 5 डिवाइड बाई, और ये हुआ नीचे तो 1 है तो ये हुआ 1/20। अच्छा ये हुआ 5 डिवाइड बाई, ये कितना हुआ 2, 1 -3 ये हुआ -2, तो ये हुआ 5/2 इंटू 100, ये काटो 50 इंटू 5, ये आ रहा है 250 ओम। 250 ओम, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो और लास्ट एक क्वेश्चन बचा है, ठीक है, कॉपी कर लो, चलते हैं आगे। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एकदम सुपर इजी है। देखो ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये रहा एक सर्कुलर शेप का करंट कैरिंग कॉइल जिसमें आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो रहा है, जिसका रेडियस है आर और मैग्नेटिक फील्ड प्लेस है अलोंग एक्स एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है बी नॉट। तो सिंपल चीज क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इसके ऊपर टॉर्क निकालो, 0 पाई आर स्क्वायर आई वी नॉट माइनस के कैप पाई आर स्क्वायर आई वी नॉट जे कैप पाई आर स्क्वायर आई वी नॉट इंटू माइनस जे कैप। तो देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है, ये होता है एम क्रॉस बी, ठीक, ये होता है तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में। अब सर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मतलब एम क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और बी क्या है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका वैल्यू क्या होता है, एम इक्वल टू ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स करंट और ये रहा एरिया, ठीक। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल कैसे पता करें, सबसे पहले तुम्हें ढूंढना होगा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कौन सा है। देखो करंट फ्लो हो रहा है तुम्हारा क्लॉकवाइज, ये हाथ घुमा दो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ रहा है अंदर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये मैं क्रॉस दे रहा हूं, ठीक। तो ये करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, हाथ घुमाओ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है अंदर। अब देखो मैग्नेटिक अच्छा मेरा ऑडिक पेन कहां गया, अच्छा रुक जाओ एक मिनट। तो ये रहा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या करो, एम से बी की तरफ हाथ घुमाओ, एम से बी, तो देखो एम से बी की तरफ हाथ घुमाया मैंने, तो ये मेरा थंब तुम्हें देगा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क और टॉर्क आ रहा है नीचे, मतलब ये आएगा नेगेटिव जे कैप, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन डी डायरेक्ट आएगा, ठीक है। अब देखो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल कितना है, ये हुआ तुम्हारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों के बीच में एंगल है 90, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा sin 91 आएगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हो टॉर्क इक्वल टू एन आई बी ए साइन 90, ठीक। ये रहा मैग्नीट्यूड, इसको मैं अगर वेक्टर लगाऊं क्या आएगा डायरेक्शन माइनस जे कैप। सर कैसे, फिर से दिखा रहा हूं, करंट फ्लो रहा है क्लॉकवाइज, ये रहा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एम से बी की तरफ 4 उंगली घुमाओ राइट हैंड का, तो ये रहा एम, ये रहा बी, ये हाथ घुमाओ, थंब आ रहा है नीचे, तो ये रहा नेगेटिव जे कैप में टॉर्क आ रहा है नीचे, ठीक। तो ये आया टॉर्क वेक्टर इक्वल टू एन, तो 1 है, नंबर ऑफ टर्न्स आई, मैग्नेटिक फील्ड बी, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर साइन 91 और ये रहा माइनस के कैप, अच्छा ये माइनस जे कैप होगा, ठीक, ये रहा माइनस जे कैप, इसके साथ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो, तब तक पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।